अगला है संघात्मक शासन प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास किस देश से प्राप्त हुई हैं। हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक। संघ क्या होता है? जिसमें केंद्र की सरकार हो और राज्य की सरकार हो। संघ शासन प्रणाली कौन सी होती है? जिसमें केंद्र और राज्य की जो है सरकारें होती हैं, उसको बोलते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। ये और अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट हमने 3 पढ़ा था, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। देखो ये तीसरा था ना, जो ध्यान से देखो, समवर्ती सूची कौन सी थी? जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकती थी। लेकिन यहाँ देखो आप कि अवशिष्ट, एक और विषय आ गया, अवशिष्ट शक्तियाँ। ये वो शक्तियाँ थी जो जब हमारा संविधान बना उस समय बहुत सारी शक्तियाँ या अधिकार हो सकता है ऐसे थे जो छूट गए हों या भविष्य में नए पैदा होने हों। उनके लिए एक प्रावधान किया गया कि वो कौन सी शक्तियाँ होंगी, वो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी। और वो किसको दी गई? केंद्र सरकार को। अर्थात हमारी केंद्र और राज्य में से कौन सी सरकार ज़्यादा मजबूत मानी जाती है? केंद्र की सरकार। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई। ये कौन से देश का संविधान से लिया गया? हमने कनाडा, कनाडा देश के संविधान से। एक तो हमने ली संघात्मक प्रणाली, भारत में केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें हैं और स्थानीय सरकारें हैं। और दूसरा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो बची हुई शक्तियां वो केंद्र के पास होंगी, ये कनाडा के संविधान से हमने लिया है। अगला है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अर्थात हमारा जो संविधान है, जब हमने बनाया संविधान तो ऐसा नहीं था कि हमारा संविधान जो बना दिया वो फिक्स रहेगा। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होना था, हुआ भी है और भविष्य में भी होता रहेगा। तो जो संविधान निर्माता सदस्य थे उनको ये पता था कि जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, संविधान में कैसे बदलाव करना है, एक वो प्रक्रिया है। और हमारे जो राज्यसभा के सदस्य, उनका निर्वाचन, हमारे यहाँ पर 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। भारत में संसद में 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। उनके तो केवल राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है ये, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा करते हैं, सीधे हम वोट डालने जाते हैं। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। हम उसका सीधा चुनाव नहीं करते। हमारे जो एमएलए होते हैं जो राज्यों की विधानसभाओं में चुने जाते हैं, वो उनका चुनाव करते हैं। तो इसका निर्वाचन का तरीका कौन सा भाई, संविधान में बदलाव कैसे करना है, संविधान में संशोधन कैसे करना है, इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है हमारे यहाँ पर। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, ये हमने कौन से देश से ली है? अफ्रीका के देश से, उसके संविधान से ये प्राप्त की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें हमने शब्द लिए हैं। प्रस्तावना है जो आरंभ में होती है, जिसका है हम भारत के लोग से, वो जो शुरू होती है हमारी प्रस्तावना, उसमें 3 शब्द जो प्रमुख हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं? तो पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है समता और तीसरा है बंधुता। ये 3 आदर्श शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में हैं। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी, समान व्यवहार होगा और भाईचारे, आपसी भाईचारे के साथ हम रहेंगे। ये शब्द कौन से देश के संविधान से लिए गए? हमने फ्रांस से। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की जो 1789 की क्रांति हुई थी, वो इन्हीं 3 विचारों को लेकर क्रांति हुई थी। यही उसके प्रमुख विचार थे और ये हमने जो है भारत के संविधान में शामिल कर लिए। अगला है मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है?
मौलिक अधिकार, सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिकार हैं वो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अधिकार माने जाते हैं। इनका वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो मैंने शुरू में बताया था, भारतीय संविधान में आरंभ में 22 भाग थे, अब 25 भाग हैं। तो कौन से भाग में है? तीसरे भाग 3 में। अनुच्छेद कितने से कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से शुरू होकर और अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से शुरू होकर और अनुच्छेद 35 तक, और तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का भारत के संविधान में वर्णन किया गया है। अगला है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त है? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए, बाकी जो हमारी देश की सामान्य जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। कोई भी मुकदमा होता है वो सबसे पहले निचली अदालत में जाता है, उसके बाद और ऊपर की अदालत में जाता है, उसके बाद और ऊपर की तक। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट तक, हमारे जो उच्चतम न्यायालय तक जो मुकदमे जाते हैं, जो हमारे उच्चतम न्यायालय तक जो मुकदमे जाते हैं वो पहले निचले न्यायालयों में, उसके बाद उच्च न्यायालय में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये प्रावधान हमारी न्यायपालिका का है। लेकिन जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है या जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, ये ऐसे अधिकार हैं कि इनके लिए निचली अदालत की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे राज्य के उच्च न्यायालय में या भारत का उच्चतम न्यायालय, जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी हम बोलते हैं, उसमें हम सीधे जाएंगे तो किस अनुच्छेद के तहत? उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत सीधे। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे इन न्यायालयों में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं, इनकी प्राप्ति के लिए इनमें हम सीधे जा सकते हैं। अगला है समता का मौलिक अधिकार। अब ये बताया गया जो मौलिक अधिकार है वो कौन से हैं प्रमुख? तो समता का जो मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 से 18 तक, अर्थात अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक भारत के संविधान में समानता का अधिकार है। सभी नागरिक समान हैं, किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इनका जो अलग अलग वर्णन है, अलग अलग व्याख्या है, उसके अलग क्वेश्चन है नीचे। उसके बाद स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 1922 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, समानता का 14 से 18 तक, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के आधार पर आप स्वतंत्र हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसकी उपासना कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। धर्म के आधार पर आपको कोई भी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये होती है धार्मिक स्वतंत्रता। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से लेकर और अनुच्छेद 28 तक आपका वर्णन किया गया है। अगला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आप भारत में रहते हो, आपको अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ा सकते हो, अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हो, उसको सुरक्षित रख सकते हो, अपनी जो कल्चर है, भाषा है, उनकी रक्षा कर सकते हो। इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या है? आपने पिछले पेज पे पढ़ा था कि अनुच्छेद 32 के तहत, ये देखो, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसके लिए उच्च न्यायालय क्या करेगा? जो है वो हमारे लिए रिट जारी करेगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। उपचारों का अधिकार क्यों बोला? क्योंकि अगर ये जितने भी अधिकार हमने बताए गए हैं, हमारे 14 से लेकर और 30 तक जितने हमारे सामने अब अधिकार आए हैं, अगर इनमें से
किसी भी मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है, आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, या तो उच्च न्यायालय में जा सकते हो या सर्वोच्च न्यायालय में आप सीधे जा सकते हो। और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करेगा और आपके मौलिक अधिकारों को जो है दिलवाने का प्रयास करेगा, और ये उसका उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 31 में कौन सा मौलिक अधिकार था? अब एक मौलिक अधिकार जो है वो हमारा समाप्त कर दिया गया है, वो था संपत्ति का। जब हम आज़ाद हुए उस समय हमारा एक अधिकार था संपत्ति का, और वो कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। लेकिन अब वो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया है, अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। यह मौलिक अधिकार अब अनुच्छेद 300 क में चला गया है, और अब यह केवल साधारण जो है कानून का अधिकार बन गया है। साधारण अधिकार है ये, मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, इसको जो है वो 44वें संशोधन के द्वारा सन 1978 में जनता पार्टी की जब सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया था। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है, और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है, और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें, और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।